चलिए बेटा, आज हम लोग बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर, है ना। तो पहले हेडिंग हम लोग डालते हैं स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, फिर उसी के साथ फिर हम लोग बात कर लेंगे स्पीड के साथ, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें अगर हम लोग पहला पॉइंट देखें कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी को बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे पोजीशन चेंज होती है उसको हम ये बोलते हैं। देखिए फिर अच्छा, ये बेसिक सी बात हो गई। मतलब ये कुल मिला के देखना है पोजीशन के साथ साथ अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात करें, याद करिए हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बताया था। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे बताया था कि पोजीशन फाइनल रो और उसको पोजीशन इनिशियल से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो चीज आएगी उसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट समझिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जहां पर हम पहुंचते हैं उसके शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं उसे टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो कहलाती है वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारी वेलोसिटी होती है। अब ये दो टाइप की होती है, एक हमारी कहलाती है एवरेज और एक कहलाती है हमारी इंस्टेंटेनियस। उससे पहले, इससे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट, तो इसकी जो होता है एसआई या एमकेएस बोल लो, एक ही बात होती है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है एमकेएस और एसआई में, लेकिन जनरली एक ही बात होती है। तो अगर हम बात करें एसआई या एमकेएस यूनिट तो इसकी हो जाएगी मीटर पर सेकंड। बट अगर हम बात करें इसके लिए कि ये अगर सीजीएस लिखना है, सीजीएस यूनिट, तो क्या लिखोगे, मीटर की जगह क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकंड सेकंड ही रहता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसकी ये एसआई यूनिट है। अच्छा, जनरली हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एमकेएस यूनिट कह सकते हो, एमकेएस यूनिट है। और अगर हम बात करें इसी को, तो दूसरा हमारा होता है सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये होता है हमारा सीजीएस, सीजीएस में। इसके बाद अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो आपको मालूम है मीटर पर सेकंड लिखा है तो डायमेंशन क्या लिखनी चाहिए। तो इसकी डायमेंशन अगर देखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एल टी की पावर -1, ये हमको लिखना है। तो एक ये बात आ गई। बाकी इसकी डिफरेंस, अच्छा कैसी क्वांटिटी है ये भी हम बात कर लेते हैं। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करती है। कैसे करती है, क्या करती है, वो बाद में हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों मतलब ये वेक्टर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी बताई थी पीछे आपको, वो वेक्टर थी। वेक्टर क्वांटिटी में अगर कभी भी हम स्केलर का डिवाइड करते हैं तो वेक्टर ही आता है, क्योंकि टाइम हम कैसा मानते हैं, स्केलर मानते हैं, और टाइम स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आप बताइए कि अगर वेक्टर में स्केलर का डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये वेक्टर होगा, है ना। तो जरा समझिए, पहले इसकी हम टाइप देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी की अगर टाइप देखेंगे तो वेलोसिटी दो टाइप की होती है। एक तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी, और एक होती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दो टाइप की होती है। हालांकि एक और हम देखेंगे इसी में, तो दो तरीके की बातें और भी होती हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म, वो भी वेलोसिटी के दो टाइप हैं। लेकिन हम जो पहला टाइप है वो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम एवरेज वेलोसिटी मानते हैं और इंस्टेंटेनियस मानते हैं। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। एवरेज समझिए कि एक लंबे समय में कोई भी डिस्प्लेसमेंट होना, एक लंबे समय में। जैसे कि अगर हम बात करें कानपुर से मुझे लखनऊ जाना है, तो कानपुर से लखनऊ जाने के लिए कोई एक सेकंड की बात तो है नहीं, 2-2.5 घंटे लगते हैं, है ना। तो जब लंबा समय हो जाता है, जैसे आधा घंटा, 10-15 मिनट, तो ये समय तो थोड़ा बड़ा माना जाता है। तो इस तरीके के जो समय होते हैं, उस समय में अगर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टर्म फिर वहाँ कहलाने लगता है एवरेज। एक लंबे समय में लंबा चलना,
है ना, वो एवरेज कहलाता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि उसी रास्ते पे किसी भी जगह पर आपसे कोई अचानक पूछ ले कि बताओ यहाँ कितने से गाड़ी चल रही है। जैसे हम बीच रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कहीं रास्ते में चल रहे हैं और तुम्हें देखना है कि हमारी गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर देखते हैं। तो मीटर देखने का मतलब उस इंस्टेंट पर ही है, उसको अगर जस्ट उसके थोड़े बाद भी देखोगे तो उसकी वेलोसिटी को तुम चाहो तो चेंज कर दोगे, तुम बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, है ना। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जिस क्षण पर आप देख रहे हो वो इंस्टेंटेनियस कहलाता है। और एवरेज का मतलब क्या है कि हम जहाँ से स्टार्ट किए ना चलना और जहाँ तक हमें जाना है उसमें कितना समय लगा और उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये सब एवरेज हो गया। और इंस्टेंटेनियस का मतलब इसी दौरान जब चल रहे हो, जहाँ से चलना स्टार्ट किए हो और जहाँ तक आपको जाना है, इसके बीच में जहाँ जहाँ पर आपको देखना है कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये बात आती है हमारे लिए। अच्छा, इसमें समझते हैं पहला पॉइंट ये लेते हैं कि हमारे पास एवरेज को कैसे डिफाइन करना है, एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहली बात है कि इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और कुछ जगह पर ऐसा भी लिख दिया जाता है कि आप चाहे ऐसे दिखा दो और चाहे फिर वी एवरेज लगा दो, बात एक ही है। जनरली आप ये देखेंगे और ये बहुत रेयर देखेंगे। ठीक है, ये टर्म हो गया एवरेज। अब देखिए किताबों में किस किस तरीके से इसको मेंशन करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ किताबों में क्या दिखता है, कुछ किताबों में क्या दिखता है। जैसे मैंने बोला कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट कर रहा है, मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स है। पार्टिकल t इज इक्वल टू किसी t1 पर यहां खड़ा है, यहां पर, और ये हमारा है ओरिजिन। मैंने आपको बोला हर एक चीज हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस है। तो रेफरेंस से ही सारी चीजें हमें देखनी होती हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, पार्टिकल यहां पर खड़ा है, तो मैंने बोला x इज इक्वल टू x1 लोकेशन पर है, t इज इक्वल टू t1 पर। मतलब समझो कि मैं कानपुर में खड़ा हूं और मैं जाना चाहता हूं लखनऊ। तो मैंने घड़ी देखी कि घड़ी तो यार अभी 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे ही मेरा t इक्वल टू t1 कहलाया। फिर चलना स्टार्ट कर दिया हम, और ये कानपुर को जो मैं मान रहा हूं, तो कानपुर का कोई एक ऐसा लोकेशन मान रहा हूं जिसको मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना। मान लो कि मैंने रावतपुर को एक लोकेशन मान लिया, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हम वहां से पहले से यहां खड़े हैं, देखिए रावतपुर से दूरी कितनी है यहां पर, जहां पर हम खड़े हैं अभी, तो कह देंगे लगभग 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या है, वो 0 है और ये x इक्वल टू 1 किलोमीटर हो गया। और ये जो टाइम t इक्वल टू t1 ले रहे हैं वो क्या है, वो टाइम वही है जो मैं 10 बोल रहा हूं। समझ रहे हो ये बात। तो आगे मैं बढ़ा, आप यहां आ जाओ, t इज इक्वल टू किसी टाइम t2 पर हम पहुंच गए दूसरे लोकेशन पर। जैसे मुझे लखनऊ पहुंचना है, तो लखनऊ पहुंचेंगे तो समय तो 10 तो होगा नहीं, ज्यादा ही होगा, है ना, 12 बजा होगा, 1 बजा होगा। और आपका पोजीशन मैंने बोला रावतपुर, तो रावतपुर से अब उसका लोकेशन अलग है, तो उसकी पोजीशन अलग हो गई, ये पोजीशन है। तो हम एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं, एवरेज का मतलब यहां पर बन गया कि स्टार्टिंग में हमारा ये दूरी यहां से कितनी है, ये x1 है, और ये वाली दूरी कितनी है, x2 है। तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, तो हम बोलेंगे ये है x2 माइनस का x1, जिसे हम लोग डेल्टा x लिखते हैं। तो किताबों में यही लिखा मिलता है, x2 माइनस का x1 अपॉन t2 का माइनस t1। कितने समय में चले हो, समय तो वही माना जाएगा, ये माइनस ये। मतलब जैसे कि हम 12 बजे पहुंचे, तो 12 माइनस 10, तो 2 घंटे तो लगे, है ना। तो ये चीज है, तो हमारे पास ये आ गया। इससे हम डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो आप इसे यहाँ वेक्टर लगाओ, यहाँ वेक्टर लगाओ, यहाँ लगाओ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे। ठीक है, तो हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। यहां से समझिए अगर डेल्टा x लिखा है, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है वो हमारा सिर्फ x डायरेक्शन में ही चला, वो x डायरेक्शन में ही चला, किसी दूसरे एक्सिस में चला ही नहीं। मतलब 1 डायमेंशनल मोशन ये कर रहा है, ये पार्टिकल जो है वो 1 डायमेंशनल मोशन है। 1 डायमेंशनल क्यों बोला, क्योंकि किसी एक एक्सिस में चलने को हम 1 डायमेंशनल बोलते हैं। तो ये 1 डायमेंशनल कहलाया। बात क्लियर है, ठीक है, इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर एक और बात आती है, जैसे मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि हम जिस एक्सिस पे हम देख रहे हैं, किताबों में जैसे ये ज्यादातर ये लिखा मिलेगा आपको डेल्टा एक्स, जनरली किताबों में आपको ये लिखा मिलेगा। कुछ कुछ किताबों में और भी लिखा मिलता है, लेकिन उससे पहले मान लीजिए कि मैं ये बोलूं कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और मैंने बोला कि पार्टिकल y इज इक्वल टू y1 पर पहले खड़ा है, किसी भी t इज इक्वल टू t1 पर, और वो पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया किसी दूसरे टाइम के लिए। मैंने अच्छा जिस चीज को हमने माना था अभी फ्रेम, तो वो फ्रेम जरूरी थोड़ी कि उसी को एक्सिस मान सकते हो, वही हमारा एक्स है। मेरा कहना क्या है
कि जिसको तुम एक्स मान रहे हो वह एक्स ही थोड़ी है जनरली, तुम एक्स को वाई भी मान सकते हो, वाई जेड भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। कोई एक्सेस फिक्स नहीं होती कि यही एक्स है और यही वाई है। तुम इसको जेड मान सकते हो, तुम इसको वाई मान सकते हो, है ना, कोई फिक्स नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि पार्टिकल मान लो इधर चल रहा है, तो तुम क्या बोलोगे कि यहां से पहले ये, अच्छा ये हमारा ओरिजिन है, यही फ्रेम है, तो बोला कि यहां से ये y1 है, यहां से ये y2 है, और इनके बीच की दूरी को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं डेल्टा वाई। तो क्या लिखोगे अब तुम एवरेज? तो एवरेज को कई तरीके से देख सकते हैं हम, ध्यान रखना, मैं इसलिए आपको बता रहे हैं एवरेज को कई तरीके से देख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, y2 वेक्टर माइनस का y1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस का t1, क्योंकि ये तो स्केलर और ये वेक्टर है। यहां क्या लिख सकते हो, डेल्टा y वेक्टर अपॉन डेल्टा t। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं डेल्टा x, मैं कह रहा हूं डेल्टा y भी हो सकता है। इसी हिसाब से अगर पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो 1D तो मैं मान रहा हूं 1D है, लेकिन 1D के साथ साथ किस डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे पुराने वाले केस में किधर हो रहा था, x में हो रहा था, अब यहां कहां हो रहा है, y में हो रहा है। अगर z में होता तो तुम क्या लिख देते कि मान लो कि मूवमेंट हमारा z में होता तो क्या करते तुम, z के लिए मतलब जैसे पार्टिकल हमारा ये x है, ये y है, और ये मैंने बोल दिया z है। पार्टिकल यहां खड़ा है किसी z इज इक्वल टू z1 पर, और यहां पहुंच गया ये t इज इक्वल टू t1 पर, ये किसी t इज इक्वल टू t2 पर पहुंच गया, और z इज इक्वल टू z2। तो अब तुम क्या बताओगे, इसके अकॉर्डिंग तुम बता दोगे कि हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो आ जाएगा डेल्टा z वेक्टर अपॉन t। समझ रहे हो? तो मेरा ये कहना है कि पार्टिकल को हम ये तो कह रहे हैं कि 1D में जा रहा है, 1D मोशन कर रहा है, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी तो देखना है कि किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। एक्स में जनरली किताब दिखाती हैं, वाई में बहुत रेयर देखने को मिलेगा कभी तुम आपको, और साथ में आपको जेड में भी बहुत रेयर देखने को मिलेगा। किताबों में दो तरीके की चीजों को डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, या तो वो एक्स के टर्म में डिफाइन करते हैं या पोजीशन वेक्टर के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हें याद होगा, मैंने पिछले टर्म पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखा था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में भी डिफाइन करते हैं ज्यादातर, है ना। पोजीशन मतलब कैसे निकलते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस का इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वो कहलाता हमारा बहुत डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वो जनरली उसके टर्म में निकालते हैं या तो फिर एक्स के टर्म में दिखाते हैं। मैं ये आपको ये बताना चाह रहा था कि पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम उसी के हिसाब से ही लिखेंगे। आपको ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये रट्टा नहीं मारना है। डेल्टा एक्स का मतलब है पार्टिकल टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन एक्स में चेंज कर रहा है, इसलिए आपने डेल्टा एक्स बोला। अगर पार्टिकल वाई डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो डेल्टा वाई लिखेंगे, और अगर जेड में करेगा तो डेल्टा जेड लिखेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे देखो, इसको आपको शायद लॉजिक समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, और देखिए, एक मैं वो भी टर्म ले रहा हूं जो मैंने पिछला वाला बताया था आपको कि पोजीशन वेक्टर जैसे हम बात करें, ये हमारे पास दिया है एक्स वाई और ये जेड। याद करो मैंने क्या बोला था कि एक की लोकेशन हमारे पास x1, y1, z1 है। ठीक है, ये पोजीशन मैंने 1 मानी थी और इसको जोड़ा था तो बोला था ये r1 है, और फिर पार्टिकल यहां से यहां चल के गया था। अच्छा, इसके लिए वो कैसे भी पाथ पे चले के जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है इनिशियल और फाइनल वाली बात, है ना। तो ये भी है और आप यहां मिला दो, तो हमें इससे मतलब है ये पोजीशन, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल और इनिशियल की शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसे मैंने r बोला, ये r2 हो गया। अब तुम बताओ हम यहां से देखें तो क्या लिखना चाहिए, पार्टिकल का वास्तविकतम डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहां से क्या लिख देंगे। अगर हमें लिखना है यहां पर इसके टर्म में अगर एवरेज डिफाइन करना है तो तुम क्या लिखोगे, तो बोलोगे r फाइनल वेक्टर माइनस का r इनिशियल वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। मतलब ये वाला जब पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है तो किसी न किसी घड़ी में तो कोई टाइम होगा ना, और जब यहां पहुंचेगा तो घड़ी में कोई टाइम होगा, तो इसे t1 मान लिया, इसे t2 मान लिया, तो क्या लिख दोगे, ये आ जाएगा। अच्छा, ये क्या बन गया हमारे लिए, इसे लिख सकते हो डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर, और इसी को हमने r माना था। देखो यहां से क्या आ गया, ये r है, r अपॉन डेल्टा टी, समझ रहे हो। तो ये होता है हमारे पास और कुछ नहीं है। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकाल रहे हैं तो हम इससे भी समझते हैं, किताबों में ये चीज भी ज्यादातर दिखती है आपको, और डेल्टा एक्स के टर्म में ज्यादातर दिखती है। कुल मिला के मैंने आपको फील करा दिया चीजें होती कैसी हैं और क्यों लिख रहे हैं ऐसा, और ऐसा ही क्यों करते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ कि जैसे पार्टिकल यहां से यहां मूव किया है
तो कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 लिखे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाले कोऑर्डिनेट लिख लीजिए आप, x2 y2 z2। तो ये 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा है या 1D ही है। जैसे मैं एग्जांपल एक लेना चाहता हूँ, एग्जांपल के तौर पे समझिए। मैंने बोला कि कोई v1 वेलोसिटी है जो कि 4i कैफ दिया है, एक v2 मैंने ले लिया i कैफ माइनस का 2j कैफ, और एक मैंने v3 ले लिया मान लो 2i कैफ माइनस का 5j कैफ और प्लस का 3k कैफ। तो बताइए ये कौन सा डायमेंशनल मोशन है। तो ये 1 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? तो गलत सोचते हैं। ये दोनों के दोनों ही 2D और 3D नहीं है, ये भी तुम्हारे 1D ही है। मतलब कुल मिला के V1 और V2 और V3 तीनों के तीनों क्या है? 1D है, 1 डायमेंशनल मोशन है। बच्चे को क्या लगता है कि अगर I में लिखा है, J में लिखा है और K में लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो 3D हो गया, और अगर I और J में लिखा है मतलब किसी 2 में लिखा है तो 2D हो गया, और अगर सिर्फ एक में लिखा है तो 1D है। वो उसका सोचना गलत है। अब काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं समझाता हूँ। आप कोऑर्डिनेट से समझिए। मान लो हमारे पास ये वाला जो लोकेशन है, यहां पर ये वाला लोकेशन, ऐसा समझिए ये ओरिजिन है, एक्स में, वाई में और जेड में। समझना, एक पार्टिकल एक्स में एक्स चला, वाई में वाई चला और जेड में जेड चला, तो तुम इसकी पोजीशन वेक्टर को क्या लिखोगे? एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ और प्लस जेड के कैफ। तो क्या ये 3 डायमेंशनल है? नहीं। कैसे? क्योंकि अगर पार्टिकल यहां पहुंचा, मतलब एक्स में एक्स, वाई में वाई और जेड में जेड, वो यहां पहुंच गया ना, यहां से यहां मिलाओगे तो ये 1D कहलाएगा या 2D कहलाएगा या 3D कहलाएगा? ये 1D है। क्योंकि पोजीशन, मतलब देखिए समझिए, पोजीशन वेक्टर के सब्ट्रैक्ट को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम कुल बोल रहे हैं वेलोसिटी। मतलब कुल मिला के वेलोसिटी एक तरीके से पोजीशन पे ही डिपेंड कर रही है। वेलोसिटी एक तरीके से पोजीशन पे ही डिपेंड कर रही है। और पोजीशन किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल लोकेशन पर, जिसपे हम उसको मिला देते हैं। उसके शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम पोजीशन बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है? आप यहां पहुंचे हो ऐसे ऐसे करके, ऐसे यहां, और ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन हो गया, तो तुमने क्या किया? ओरिजिन से यहां मिला दिया। तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, और स्ट्रेट पाथ मतलब 1D। तो उसी में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मतलब आया। पोजीशन वेक्टर के सब्ट्रैक्ट को क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस को क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हुआ? वेलोसिटी। तो इसीलिए चाहे तुम अकेला एक्स में चलो तो भी 1D है, चाहे ऐसे करके ऐसे चलो, जैसे 2D का समझो, मतलब ये अगर 2 में चलता है तो इधर चले तो आपने क्या किया? यहां से यहां मिला दिया, तो भी तुम्हारा क्या कहलाया? 1D कहलाया। और 3D में मैंने आपको समझा ही दिया, वो भी 1D है। तो तीनों के तीनों 1D हैं। तो जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि ये 1D 2D 3D होते हैं। ये लॉजिक क्लियर है ना? क्योंकि मैंने आपको बता दिया वेलोसिटी किसका डिफरेंस है? पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन क्या होता है? इनिशियल से फाइनल। क्लियर है? चलो और देखो, ठीक है। तो ये बात हमारे लिए आ गई, ये कहलाएगा हमारे लिए एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। एक टर्म आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है वो देखिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखते हैं हम लोग, या तो v लिखो, अकेला v वेक्टर कर दो, या v इंस्टेंट लिख दो। जनरली अकेला आपको v लिखा मिलता है, ये बहुत रेयर देखने को मिलेगा v इंस्टेंट। तो ये होता क्या है? तो ध्यान रखना कि लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 और डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t, इसे ऐसे लिखते हैं। या फिर आप लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला किसी एक एक्सिस में चल रहा है, तो आप x में ही मान लो चल रहा है, तो डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t। या आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। इनका मतलब क्या होता है जरा समझिए। मैंने इसे लिखेंगे dr वेक्टर अपॉन dt, और ये वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस। मैंने वही तो बताया था आपको, देखो आ गया यहाँ पर। दूसरा, या तो फिर लिखो dx वेक्टर अपॉन dt। देखिए ये चीजें आ गई। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसे हम dy बाई dt नहीं लिख सकते, dz नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 3D वाला कोऑर्डिनेट वाला आ गया, मतलब लोकेशन ऐसे चल रहा है कि जो स्पेस में हो, स्पेस में मूवमेंट चल रहा हो, तो आप r लिख दो, dr लिख दो। और किसी एक एक्सेस में चल रहा हो तो आप dx बाई dt या dy बाई dt या dz बाई dt भी कर सकते हो। धीरे धीरे चीजें और समझ में आएंगी जब एग्जांपल्स आपको लेके चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ।
उम्मीद करता हूँ बात तुम्हें समझ आई होगी कि ये है क्या सब चीज़ें। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास ये बन। अच्छा, एक बात ये आती है कि सर डेल्टा टी टेंड टू लिमिट वाले को लगा के आपने डेल्टा की जगह पे डी क्यों कर दिया? ध्यान रखना बेटा, डेल्टा का मतलब होता है बड़ा चेंज, डेल्टा का मतलब बड़ा चेंज, और डी का मतलब होता है बहुत छोटा चेंज, छोटा चेंज, एकदम छोटा चेंज। तो आप समझिए एवरेज का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि आपको कानपुर से लखनऊ जाना है, तो कानपुर से लखनऊ के लिए जब दूरी की बात करोगे तो एक बड़ा चेंज माना जाएगा, बड़ा समय माना जाएगा, तो आप डेल्टा इस्तेमाल करें वहां पर। लेकिन इसी दौरान जब कानपुर से लखनऊ जा रहे हो और बीच रास्ते में कहीं भी आपको पता करना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो जरा सोचिए जिस टाइम पर आप उसे चेंज देख रहे हो ना, उसकी पोजीशन का, तो पोजीशन का चेंज बहुत छोटा होगा, क्योंकि मीटर पे देख रहे हो तो हर एक सेकंड छोड़ दिए माइक्रो सेकंड पर, ठीक है, मिली सेकंड पर, उस जगह पर उतने से छोटे से टाइम में कितना चेंज आएगा पोजीशन का, और वही तुम्हारी वेलोसिटी शो करता है, छोटा सा चेंज। जैसे मैंने क्या बोला, समझाते हैं, देखिए ये क्या मतलब है इसका समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी यहां पहुंची और वो कोई टाइम मान लो 5 सेकंड हुआ, और अभी इसकी लोकेशन है 5 मीटर, और तुम इसी टाइम पर गाड़ी को देख रहे हो कि गाड़ी का तुमने मीटर देखा कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है कि वो बहुत छोटे चेंज के अंदर वो रिजल्ट निकाल के दिखा रहा है। कैसा मतलब, मैंने बोला कि आपने अगर देखा तो आप 1 सेकंड से भी कम दूरी में गाड़ी का पहिया थोड़ा सा आगे खिसक गया होगा। मेरा कहना यह है कि इस समय को देखोगे तो मान लो 5.01 सेकंड है, और तुम चलिए इतने से छोटे टाइम में लोकेशन चेंज कर दी 5.5 मीटर की। मतलब क्या हुआ कि समय चेंज अगर देखोगे डेल्टा टी तो मिलेगा तुम्हें 0.01 सेकंड का, लेकिन इतने छोटे समय में गाड़ी का पहिया कितना खिसक गया, तो बोलेंगे कि डेल्टा एक्स जो खिसक गया वो हमारे पास खिसक गया 0.5 मीटर का। अब इसे डेल्टा बोलना चाहिए डी बोलना चाहिए? डी बोलना चाहिए। क्यों डी बोलना चाहिए? क्योंकि आपको मालूम है चेंज बहुत ज़्यादा छोटा है, इस छोटे से चेंज को हम डेल्टा की जगह पर डी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जरा देखिए इसे क्या बना, तुम लिखो डी एक्स वाई डी टी, तो क्या बोलोगे डी एक्स वाई डी टी के लिए? बोलोगे 0.5/0.01। समझ रहे हो, ये होता है तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब बहुत छोटे से चेंज में, छोटे सा चेंज टाइम का, समझो। डेल्टा टी 10 to 0 का मतलब क्या है, हम चेंज ऑलमोस्ट जीरो मान रहे हैं। ऑलमोस्ट जीरो का मतलब अगर हम 0.001 सेकंड ले रहे हैं तो हम उसे 10 to 0 मान सकते हैं, क्योंकि चेंज बहुत ज्यादा छोटा है। और ऐसे चेंज में जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज आएगा वो भी कैसा होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि गाड़ी का पहिया थोड़ा ही खिसकेगा उतने समय में। और वो जो चीज बता रहे वो हमारे पास ये बना, ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो तुम गाड़ी का जो देखते हो ना कि कितनी स्पीड से चल रही है, तो वो हर एक माइक्रो सेकंड में वो अपना मूवमेंट कर रही है। उस माइक्रो सेकंड में जितना वो पहिया आके खिसका रही है वो दिखा रही है कि ये देखो गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है। समझ पा रहे हो, ये है मतलब। तो कुल मिला के हमारे पास सीन ये है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी पास कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और वो कहलाएगी हमारी एवरेज। मैं एक चीज को और थोड़ा सा लिंक करता हूं आपको। देखिए अगर हम बात यहां से करें, मान लो हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है और गाड़ी यहां से यहां ऐसे चल के गई, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इस पाथ को फॉलो करके गई है, तो ऑब्वियसली बात है ये डिस्टेंस कहलाएगी। ऑब्वियसली बात है ये डिस्टेंस कहलाएगी। मैंने बोला कि बताओ कि पार्टिकल अगर अभी यहां है तो इसका डायरेक्शन क्या बताओगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी ही डायरेक्शन बताती है पाथ की। भाई जिस रास्ते पे तुम चलते हो और जैसा रास्ता होता है, गाड़ी का चेहरा तो उधर ही होगा ना जिधर रोड होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं उसका डायरेक्शन पूछूंगा तो क्या बताओगे? तो जिधर गाड़ी का चेहरा है भाई उसकी डायरेक्शन है। तो गाड़ी अगर ऐसे चल रही है तो यही तो डायरेक्शन बताओगे जिधर है चल रही है। इसी तरीके से अगर गाड़ी अगर यहां पहुंच गई तो इसका मुंह ऐसे होगा, तो ये डायरेक्शन होगी इसकी। इसी तरीके से अगर पार्टिकल यहां पहुंच गया तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसी तरीके से पार्टिकल अगर यहां पहुंच गया तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये जो पॉइंट है जिस जहां पर हमने दिखाई है, ये क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब जब गाड़ी जिस रास्ते पे चल रही है वो बताना। लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में बात करोगे तो क्या बताओगे तुम एक काम करो, इसे बेटर ये होगा कि तुम आर और टाइम के रेस्पेक्ट में इसे बनाओ। जैसे मैंने इसे आर बना लिया पोजीशन और ये टाइम, तो जरा बताओ क्या होगा? ये तो कहलाएगा तुम्हारे पास ये भाई इसका टेंजेंट ही हो गया ना भाई, पोजीशन वर्सेस टाइम करोगे तो डी आर बाई डी टी हो गया। तो ये आपको बताएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इस समय गाड़ी होगी
तो ये डायरेक्शन दिखाएगी, इस समय होगी तो डायरेक्शन ये दिखाएगी, इस समय होगी तो डायरेक्शन ये बताएगी। लेकिन पूरे पाथ में बताओ कोई डायरेक्शन फिक्स मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो एवरेज कैसे बताया जाता है? अगर मैंने बोला कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और तुम्हें अगर एवरेज निकालना है 1 to 2, तो तुम क्या बताओगे? ये हमारा क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया यहां से लेके यहां तक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है? पहला पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जरा देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या आ गया? ये आ गया, तो यही इसका डेल्टा आर का भी डायरेक्शन होगा, यही डायरेक्शन से ऐसे निकालते हैं। यहां से देखो यहां के लिए, तो यहां से भी यहां के लिए क्या बोलोगे? ये डायरेक्शन आ गई, तो ये किसकी आ गई? डेल्टा आर की, ये भी आ गई। तो जब यहां से यहां जाएंगे तो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आ गया। यहां से यहां जाने के लिए एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आएगा? तो ये आ गया। यहां से यहां जाने के लिए तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आ गया। और जबकि इंस्टेंटेनियस का क्या है? इंस्टेंटेनियस का ऐसे ऐसे ऐसे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग मिल रहा है और एवरेज का अलग। अब फाइनल पॉइंट पर पहुंचोगे तो फाइनल के लिए क्या लिखोगे? फाइनल के लिए ये लिखो, ये आ गया आपका। तो ये आपका एवरेज वाला आ गया, ये एवरेज है, ये सब एवरेज है। किन किन पॉइंट पर है वो आपको मालूम है। ये 1 to 2 के लिए एवरेज, ये 1 to 3 के लिए एवरेज, ये 1 to 4 के लिए एवरेज, ये 1 to B के लिए, मतलब 1 to मतलब यहाँ से A मान लो, A से अगर B देखोगे तो, और अच्छा 1 to ये B है, A से करोगे तो A to B का अलग आ जाएगा। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 8.3, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 8.2, 1, 4 ऐसे। क्लियर है ये बात? तो पहले समझिए, डायरेक्शन भी देखिए जरा, एवरेज का डायरेक्शन कुछ अलग है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ अलग है। क्लियर है ये बात? तो एवरेज भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी ही है, ऐसा नहीं कि एवरेज हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्पीड के लिए। तो स्पीड क्या बताती है? तो स्पीड का फॉर्मूला अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे, अच्छा स्पीड वही सेम बात है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में। तो आप बोल दोगे ये हमारे पास कि ये स्पीड है, तो आप बोलो पहले डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलता है स्पीड। इसकी यूनिट क्या लिखोगे? इसकी भी यूनिट सेम होती है। अगर तुम पहली यूनिट बोलोगे तो होगी मीटर पर सेकंड, जो कि MKS बोल सकते हो, और दूसरा अगर इसका बोलोगे तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा CGS। क्लियर है? अगर डायमेंशन बताओगे तो क्या बताओगे? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाएगा? आप लिखोगे L⁻⁻1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्वांटिटी बताओगे तो क्या आएगा? क्वांटिटी बताओगे तो आपके पास आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर होता है। अब खुद मालूम है आपको, डिस्टेंस पहले प्रूफ किया था कि डिस्टेंस हमारी जो है स्केलर होती है और टाइम भी हमारा स्केलर है। तो स्केलर डिवाइडेड बाई स्केलर मतलब स्केलर, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइडेड बाई न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकली आएगा, तो वो आपका एक स्केलर कहलाएगा। हमारे सिलेबस में जो काइनामेटिक्स है, और काइनामेटिक्स में जितने हमारे सिलेबस में दिया है उसके हिसाब से टाइम और आपकी स्पीड, दो चीजें जो है आपका स्केलर कहलाता है, ठीक है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। और डिस्टेंस तो मतलब स्पीड से आएगा, तो तीन चीज हो गई आपकी, क्या? टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, जो कि स्केलर कहलाती है। और बाकी जो भी बचे हुए सारे टर्म हैं काइनामेटिक्स में, वो सारे के सारे वेक्टर हैं। तो फाइनली ये बात आ गई। अब तुम इसके लिए फिर से कहानी वही आ गई, इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पीड भी दो तरीके की होती है। स्पीड भी दो तरीके की होगी। क्या क्या? एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दो तरीके की होती है। अब ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं एक बार, देखिए ध्यान से। जैसे पहला पॉइंट बात करें तो हमारे पास एवरेज स्पीड लिखना है। एवरेज स्पीड क्या है? तो आप बनाइए एवरेज सिंबल, और यहां VS, S का मतलब दिखाएगा स्पीड। अकेला भी लिखते हैं तो आप वेलोसिटी समझ सकते हो एवरेज। तो अगर मुझे इसे लिखना तो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस
ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम, पूरे समय में जितना भी चलेगा वो उसे हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। जरा समझिए, मैंने जो आपको दिखाया था, जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको दिखाया था ना मैंने, ये z है, ये x है, ये y है, और पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला था तो शॉर्टेस्ट पाथ आपने दिखाया था मैंने, लेकिन डिस्टेंस बताती है कि जो आपका ये जो दूरी चल रही है वो डिस्टेंस कहलाती है। तो a से लेके b तक जो आप चले थे वो जिस पाथ को फॉलो करते हैं वो डिस्टेंस कहलाती है। जिसे मैंने इसे क्या बोल दिया था, ये आपका r1 है, ये क्या बोल दिया था, ये r2 है, ठीक है, और ये क्या बता दिया था, r है। लेकिन ये जो पाथ है वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। तो कितने समय में था, तो बोला था t इज इक्वल टू t1 से t इज इक्वल टू t2। तो इसका चेंज, अब डेल्टा देखिए ध्यान रखना, डेल्टा कभी भी अगर इस्तेमाल होता है तो हमेशा फाइनल और इनिशियल के लिए यूज किया जाता है। हमारे सिलेबस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है कि कहाँ डेल्टा इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ हम लोग इसके लिए डो इस्तेमाल करते हैं। डो होता पाथ डिपेंडेंट। तो यहाँ पर कुछ टीचर्स मैंने देखे हैं कि डायरेक्ट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि गलत है। डेल्टा का मतलब होता है फाइनल और इनिशियल पे बात करने वाला, और जो डो होता है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं कि वो डायरेक्ट फर्स्ट लॉ को बोलते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जबकि ऐसा नहीं है। इसे डी नहीं लिख सकते तीनों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो आपकी पाथ डिपेंडेंट नहीं होती, वो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करती है भाई, फाइनल लोकेशन और इनिशियल पे डिपेंड करती है, तो वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। तो उसके लिए डेल्टा लिखना ठीक है, लेकिन वर्क डन और आप हीट के लिए अगर डेल्टा लिखोगे तो वो गलत हो जाता है। और जो इंजीनियरिंग से बच्चा जो पढ़ता है तो उसे खुद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग तो अभी जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो आइडिया है नहीं कि डेल्टा और डो में क्या चेंज है ना। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल सेक्टर में तो खैर बहुत ज़्यादा यूज नहीं होगा, बट बीटेक करने वाले बच्चों को ये पहले ही या सेकंड सेमेस्टर में, मेरे टाइम पे तो मुझे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिला था कि किस तरीके से हम डी की जगह इस्तेमाल कैसे डो करते हैं, क्या है सारी बातें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स आएगा आपके सिलेबस में, बीटेक वाले बच्चों के आता है, ज़्यादातर ब्रांचेस में आता है, तो वहाँ पर आपको देखेगा कि ये डी नहीं लिख सकते, हमको गलत पढ़ाया जाता है। ठीक, खैर अभी इतनी ज़्यादा बातें नहीं हैं, तो कोई भी डेल्टा भी लिख देगा तो चलेगा। वैसे डेल्टा होता नहीं, डेल्टा गलत है। डेल्टा सिर्फ पोजीशन पे डिपेंडेंट के लिए लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल के लिए, ठीक है। तो खैर अभी के लिए हम क्या बात करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस जो भी है उस डिस्टेंस लिखिए अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम डिपेंडेंट तुम फाइनल लिख सकते हो, डेल्टा टी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सही है, बट ये पाथ डिपेंडेंट है, इस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर डेल्टा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए फॉर्मूला ही आप डायरेक्ट ऐसे याद करें कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन गिवन टाइम, ठीक है। चलो फिर एक टर्म आता हमारे लिए दूसरा, हमने क्या बताया था अभी आपको, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस अगर स्पीड के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस के लिए होता है हमारे लिए v लिखो और vs कर दो, और ये है जो आपके पास वेलोसिटी है उसका मॉड, v का मॉड, वेलोसिटी वेक्टर जो होता है ना उसका मॉड होता है। तो बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि vs का मतलब है dr/dt का मॉड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड लगा दीजिए, वो कहलाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। सर मॉड लगाने से क्या हो जाएगा, अलग बात, मैं समझाता हूं। मान लीजिए जैसे समझिए कि हमारी ये एक्स एक्सेस है, तो ये क्या होगा माइनस एक्स एक्सेस। अगर कोई पार्टिकल इस एक्सेस में चल रहा है तो जो भी चेंज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि तुमने जब बोल दिया कि पार्टिकल इधर चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव मानी जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है निगेटिव एक्स में, तो वेलोसिटी क्या बताओगे, निगेटिव। वेलोसिटी क्या बताओगे, निगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो अगर डायरेक्शन निगेटिव है तो निगेटिव बताएगी वेलोसिटी, और अगर पॉजिटिव में चल रही है तो पॉजिटिव बताएगी। लेकिन स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। और मैंने आपको बताया था कि काइनेमैटिक्स में जो भी स्केलर क्वांटिटी है वो निगेटिव नहीं होती, सिर्फ काइनेमैटिक्स में बोल रहा हूँ, मतलब तीन चीजें, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर निगेटिव नहीं है तो सीधी सी बात है, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आएगी वो निगेटिव बताएगा, लेकिन आपकी स्पीड तो निगेटिव है नहीं।
तो स्पीड तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेलोसिटी वाली जो वैल्यू बता रहा है ना, जैसे मान लो कि -10 मीटर पर सेकेंड आई कैफ बता रही है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो है इंस्टेंटेनियस, लेकिन स्पीड होगी सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मतलब होता है आपका स्केलर क्वांटिटी को, तो वो सिर्फ 10 बताएगा। इसलिए मोड चढ़ा रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे मोड चढ़ा दोगे तो पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव पे मोड चढ़ा दोगे तो भी पॉजिटिव। इसलिए बेटर क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे मोड चढ़ा दो, वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ओके, ये बात हमारे लिए हो गई। इसमें एक और टर्म आता है जो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है वो भी बता देते हैं। वेलोसिटी के ऊपर जो भी बातें हैं वो हम कर लेते हैं, न्यूमेरिकल इसके अगले लेक्चर पे करेंगे। न्यूमेरिकल को हम 2-3 पार्ट में देखेंगे, इसके एवरेज मतलब वेलोसिटी और स्पीड के ऊपर कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारी वैरायटी हम प्रयास करेंगे आपको करवाने का। देखिए, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी को 2 पार्ट में और तोड़ते हैं। एक हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट होना, वेलोसिटी कांस्टेंट होना, और इसका मतलब होता है वेलोसिटी वेरिएबल। भाई ये तो कांस्टेंट बता रहा है और ये बता रहा है वेरिएबल। अब समझिए कांस्टेंट कब हो सकता है? कांस्टेंट का मतलब हो गया कि अपनी डायरेक्शन को फिक्स करे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कब मानी जाती है? चाहे मैग्नीट्यूड चेंज करो तो भी चेंज माना जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं और साथ में डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं। इन दोनों में कोई भी एक चेंज होगा तो उसे चेंज माना जाएगा। तो अगर आप मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हो तो भी चेंज माना जाएगा, और अगर आप डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो तो भी चेंज माना जाएगा, और दोनों को चेंज कर रहे हो तो चेंज है ही। तो इसलिए अगर तुम्हें कांस्टेंट रखना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स करो और उसका डायरेक्शन भी फिक्स करो। तो एक ऐसी मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहलाती है जिसमें पाथ हमारा सीधा होना चाहिए और हर 1 सेकंड में बराबर बराबर दूरी तय करे, वो यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म तो बाकी सब बची हुई चीजें सब नॉन यूनिफॉर्म ही है। समझिए, जैसे एक स्ट्रेट पाथ है, पार्टिकल t = 0 पर x = 0 पे खड़ा है। 1 सेकंड में पार्टिकल की लोकेशन x = 2 मीटर हो गई, फिर अगले सेकंड में पार्टिकल की लोकेशन x = 4 मीटर हो गई, फिर अगले 1 सेकंड में पार्टिकल की लोकेशन x = 6 मीटर हो गई। बताओ हर 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर। तो देखिए जब ऐसी बात आती है तो इसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म। हर 1 सेकंड में बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट करे या बराबर बराबर डिस्टेंस कवर करे। मैंने बराबर बराबर डिस्टेंस क्यों बोल दिया? क्योंकि पाथ जब सीधा ही है, उसे वापस लौट के आना ही नहीं है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। ठीक है, तो एक सीधे पाथ पे भी चल रही है, सीधे पाथ पे चल रही है और लौट के भी नहीं आना है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हुए। तो अब देखिए 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर, तो ऐसे जो कवर करता है उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या बन जाएगा? 1 सेकंड में 2 मीटर चले, अगले 1 सेकंड में 3 चले, अगले 1 सेकंड में 4 चले, फिर अगले सेकंड में फिर 3 चले या 5 चले, 7 चले। तो देखिए कुछ फिक्स है क्या? नहीं फिक्स है। तो ये कहलाएगा तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यही है। क्लियर है ये बात? तो आज अभी के लिए तो आपको सिर्फ मैंने इसकी डेफिनेशन सारी चीजें समझाई हैं, इसका थ्योरी पार्ट कवर किया है। बाकी न्यूमेरिकल इसके अगले वाले लेक्चर में लेके आएंगे और प्रयास करेंगे कि जितनी वैरायटी है लगभग हर एक वैरायटी के ऊपर क्वेश्चंस एक एक करके मैं आपको सारे करवा दें। ठीक है, चलिए ओके बेटा।